कोई संस्कृति अपने समाज के विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के बीच में संबंध कैसा देखती हैं, उस दृष्टि से संस्कृतियां तीन प्रकार की होती हैं। मोनोलिथिक का मतलब है जिस कल्चर में एक समूह बाकी सभी समूहों पर भारी हो। एक समूह की संस्कृति मानने की बाध्यता सभी संस्कृतियों पर हो तो उसको बोलेंगे मोनोलिथिक कल्चर या मोनिस्ट कल्चर। जैसे किसी ऐसे देश में जो कि जैसे मान लीजिए कोई इस्लामिक रिपब्लिक है, वहां कुछ लोग हिंदू रहते हैं, कुछ ईसाई रहते हैं, यहूदी रहते हैं। देश का संविधान इस्लामी है, देश की व्यवस्था इस्लामी है, तो वहां इस्लामी समूह को जो अधिकार मिलेंगे, क्या उतने अधिकार बाकियों को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? उतने नहीं मिलेंगे। प्रत्यक्ष दबाव हो या न हो, अप्रत्यक्ष रूप से यह दबाव जरूर रहेगा कि जो गैर मुस्लिम है वो अपने आप इन परेशानियों से मुक्त होने के लिए इस्लाम को स्वीकार कर ले। एक तो प्रत्यक्ष दबाव कि भैया शाम तक बन जाना मुसलमान वरना दफना देंगे, ध्यान रखना, शाम को आएंगे फिर से। एक तो ये वाला दबाव हो सकता है। दूसरा क्या होता है, कोई दबाव नहीं है, कोई आपसे कह नहीं रहा, लेकिन आप कोई भी काम सरकार से करवाना चाहते हैं, उसमें जो मुस्लिम्स हैं उनके विशेषाधिकार हैं, नॉन मुस्लिम्स को अधिकार कम मिलते हैं। और आप बार बार इतना थक चुके हैं इस प्रोसेस से, आपको लगता है कि अरे यार छोड़ो, इस्लाम धारण कर लेते हैं, कम से कम सुविधाएं तो मिलेंगे, राशन कार्ड तो बनेगा, बिजली पे डिस्काउंट तो मिलेगा, बच्चों का एडमिशन तो होगा, जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें चिकित्सा तो मिलेगी, ये सब बेनिफिट्स तो मिलेंगे। ये सब है अप्रत्यक्ष दबाव। तो जो कल्चर किसी एक समूह को केंद्र में रखकर बाकी समूहों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव बनाए कि वो उसे स्वीकार कर लें, उसके मूल्यों को स्वीकार कर लें, उसके जैसे हो जाएं, एसिमिलेट हो जाएं उसके अंदर, उसको बोलते हैं मोनोलिथिक कल्चर। ये कल्चर किन किन देशों या राज्यों में हो सकती है, आप कुछ एग्जाम्पल सोच सकते हैं। जैसे इजराइल इसका एक अच्छा उदाहरण है। इजराइल में अगर आप गैर यहूदी हैं तो आपका जीवन उतना आसान नहीं है जितना आसान किसी यहूदी का जीवन है, क्योंकि वहां एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाव रहता है। वेटिकन सिटी में ऐसा हो सकता है। अगर आप वेटिकन सिटी में रहते हैं और आप कैथोलिक ईसाई नहीं हैं तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहां ये अपेक्षा रहती है। ऐसे ही कोई ऐसी मुस्लिम कंट्री जहां मुस्लिम होने का महत्व बहुत ज्यादा हो, है ना। पाकिस्तान से कहीं ज्यादा इसमें सऊदी अरब अमीरात कह सकते हैं, सऊदी अरब को कह सकते हैं, वहां इसका महत्व और ज्यादा है। कोई भी ऐसा देश। मेल्टिंग पॉट कल्चर दुनिया भर में एक ही देश कहता है कि हमारे पास है, अमेरिका। तो मेल्टिंग पॉट कल्चर यानी गलन पात्र संस्कृति, इसमें क्या होता है कि जो अमेरिका बना, जो अमेरिका 18वीं सेंचुरी में हम कहते हैं ना बना, या उससे थोड़ा सा पहले बना, तो हुआ ये कि अमेरिका के पूरे क्षेत्र में पहले तो कुछ एबोरिजिनल्स रहते थे जो वहां के मूल निवासी थे। एबोरिजिनल्स कहते हैं मूल निवासियों को, ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड ने और यूरोप के कुछ और देशों ने अपने छंटे हुए लोगों को अमेरिका भेजना शुरू किया। अमेरिका मूल रूप से छंटे हुए देशों से मिलकर बना हुआ देश है। अपने इतिहास में पढ़ाई होगा अमेरिका कैसे बना। जो लोग सेट नहीं हो पा रहे थे इंग्लैंड में, एकदम छंटे हुए टाइप के थे, उनको लगा इनको जेल वेल में क्या डालेंगे, इनसे कुछ काम करवाते हैं। खोज अमेरिका की हो गई थी, उनको बोला कि तुम वहां जाओ, चलो वहां काम करो। ये भी चले गए। ये तो उद्यमशील थे ही, खूंखार किस्म के आदमी थे। वहां गए, इनको लगा इतना बड़ा महाद्वीप हमारे लिए है। वहां इनका सामना हुआ वहां के एबोरिजिनल से, जिनको रेड इंडियन कहा गया बाद में। वो बेचारे एकदम आदिवासी लोग थे, सामान्य लोग थे। तो अगर इतिहास को ठीक से देखा जाए तो जो आजकल अमेरिका का सबसे सफल इलाका है, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, वो ऊपर बोस्टन से लेकर फिलाडेल्फिया तक का जो इलाका है, इस इलाके में लाखों की संख्या में आदिवासियों की हत्या हुई इन लोगों के हाथों। लाखों की हत्या हुई है। इसलिए एक अमेरिकी कवि ने, मजेदार बात है, कवि भी अमेरिका का था, जब 9/11 के अटैक में 4000 लोग मरे अमेरिका में और दुनिया भर में शोक मनाने लगे, तो उस कवि ने कविता लिखी, बस 2 मिनट का मौन, ऐसा कुछ नाम था, हिंदी अनुवाद बता रहा हूं, कविता इंग्लिश में थी। उसने कहा कि इन 4000 के लिए मौन रखो, जरूर रखो, बस इनके लिए मौन रखने से पहले 2 मिनट का मौन उनके लिए भी रख लो। और फिर लिस्ट बनाई उन लाखों लोगों के लिए
जिनकी कब्र पर अमेरिका बना है, जिनकी हत्याओं से अमेरिका बना है, उनका भी तो मौन रखो भाई। खाली इन्हीं का मौन क्यों रखते हो? उन हजारों इराकियों की कब्र पे मौन रखो जिन इराकियों की जान चली गई सिर्फ अमेरिका के लालच की वजह से। वो भी तो मौन के पात्र हैं। फिर थोड़ा सा मौन रखो दूसरे विश्व युद्ध में जिनके ऊपर बम फेंका था उनके लिए भी, उनकी आगामी पीढ़ियों के लिए भी मौन रखो जो आज तक ठीक से नहीं जीवन जी पा रहे हैं। और इस तरह से अमेरिका ने जिन जिन देशों के साथ जिनका जीना मुश्किल किया, उन सब देशों की उस आबादी का जिक्र करते हुए कहा, इन सब पर मौन रखने के बाद मैं भी तुम्हारे साथ मौन रखूंगा इन 4000 लोगों के लिए। ये सुन के आपके अंदर कुछ परसुएशन का असर हुआ? यही होता है परसुएशन का असर, जब इतने सारे लोग चुप हो जाते हैं एकदम, मुंडी ऐसे ऐसे करने लगते हैं। और ये वही छांटे हुए लोग जो पहले बदमाशी कर रहे थे 2 मिनट पहले, अब अचानक सीरियस हो जाते हैं। तो जब इतने सारे लोग अचानक सीरियस हो जाए, जब दार्शनिक सवाल पूछना भूल जाए, इसका मतलब है कि इस समय परसुएशन का असर ठीक ठाक हो गया है। ठीक है। और अच्छे परसुएडर को ये बताना नहीं चाहिए कि आप परसुएशन के असर में आ गए हैं, वरना असर खत्म हो जाता है। लेकिन मैं क्योंकि परसुएडर नहीं हूं, मैं मास्टर हूं, टीचर हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो खैर, तो मूल निवासी है, उन सबको मारा पीटा। उसके बाद कुछ लोग इंग्लैंड से चले गए, कुछ फ्रांस के छठे हुए पहुंचे, इटली के छठे हुए सबसे ज्यादा पहुंचे। और इटली का एक शब्द है माफिया, ये शब्द इटली का शब्द है माफिया। और इटली का ही अमेरिकन ग्रुप पहली बार माफिया के रूप में विकसित हुआ, वहां से शब्द चल पड़ा माफिया, जो दुनिया भर में फैल गया। इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, ये मूल देश जहां के छठे हुए लोग पहुंचे, और इन सब में वहां संघर्ष शुरू हो गया। इधर इंग्लैंड पहुंच गया, उधर फ्रांस पहुंच गया। हमारे कार्नवालिस भी वहां पहुंचे हुए थे, वहां से लात खा के फिर वापस लौटे थे। तो ये सब संघर्ष होने लगे। इन संघर्षों के बाद अमेरिका आजाद हुआ। जब अमेरिका आजाद हुआ तो आजाद किससे हुआ? इंग्लैंड से ही आजाद हुआ, फ्रांस की मदद से आजाद हुआ। और इंग्लैंड ने ही लोग भेजे थे अपने, इंग्लैंड के लोगों ने इंग्लैंड से खुद को आजाद कर लिया। बाद में जब आजाद हो गए तो वहां जो ग्रुप था उसमें कुछ इंग्लैंड के लोग थे, कुछ बाकी देशों के थे, कुछ वहां के ब्लैक्स थे जो अफ्रीका से आए थे, और वो आदिवासी नहीं थे लेकिन, तो वो भी इनके साथ साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे। उस समय की तो बड़ी अच्छी फिल्में हैं, अगर आप जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में कुछ फिल्में देखें, एक फिल्म है द पैट्रियट नाम से, अमेरिका की अच्छी फिल्म है। 1776-87 के दौर में जो लड़ाइयाँ चल रही थी उसमें वॉशिंगटन क्या रोल प्ले कर रहे थे और ब्लैक्स की भूमिका क्या थी, उस पर बड़ी अच्छी फिल्में हैं। ब्लैक्स भी शामिल थे। और तब सवाल ये उठा कि जो अमेरिका बना है मूल आदिवासियों की मौत के बाद और बहुत सारे देशों के लोगों को मिला के बना है, उस अमेरिका की संस्कृति कौन सी मानी जाएगी? तो एक इमेजिनेशन है कि वहां के लोगों ने क्या किया, एक बड़ा सा बर्तन उठाया, उस बर्तन में कुछ पानी वानी डाला, उबालना शुरू किया, और फिर क्या किया, अपनी अपनी आइडेंटिटीज को, अपनी अपनी पहचानों को उसके अंदर डाल दिया। इंग्लैंड के लोगों ने इंग्लिशनेस को उसमें डाल दिया, फ्रांस के लोगों ने फ्रेंचनेस को डाल दिया, स्पेन ने स्पेनिशनेस को डाला, और ये जो कौन सा बच गया, इटली, तो उन्होंने इटालियननेस को उसमें डाल दिया। और उन सब को मिला के हलवा बना दिया, मेल्ट कर दिया। और जो मेल्ट करने के बाद सुखाया और जो बना, उसका नाम रखा अमेरिकननेस। तो अमेरिकन कल्चर जिस चीज को प्रमोट करती है उसको बोलते हैं अमेरिकननेस। और अमेरिकननेस का बेसिक मतलब है जिन देशों के लोग थे उन सबकी संस्कृतियों को गलाकर बनाई गई एक विशेष संस्कृति, ये उनका कंसेप्ट है। समझ में आ गया आप लोगों को? हालांकि अश्वेतों का कहना है कि जिस जिस को गलाया था उसमें अश्वेत तो थे ही नहीं, हमारा तो गलाया ही नहीं। और अमेरिकन जो मेल्टिंग का प्रोसेस हुआ उसमें बेसिकली वाइट ब्रिटिश मेन, ये जो कल्चर थी केंद्र में थी, इसका हिस्सा इतना ज्यादा है कि बाकी संस्कृतियों को ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाया। ये शिकायत अमेरिका के नॉन इंग्लिश स्पीकिंग, नॉन वाइट्स यानी कि ब्लैक्स या बाकी जो लोग हैं, ब्राउन हैं, उन सबको ये शिकायत आज भी है। पर तब भी कल्चर का एक टाइप है मेल्टिंग पॉट कल्चर।
तो पहली संस्कृति बोलती है सारे मेरे जैसे हो जाओ, दूसरी बोलती है सारे मेरे जैसे मत हो, मिलके होते हैं किंतु सारे एक जैसे हो जाएंगे। सारे एक जैसे हों ये जरूरी है, पर मेरे जैसे नहीं, तेरे जैसे नहीं, हम सबको मिला के एक जैसे। तीसरी कल्चर बहुत धांसू है, मोजाइक टाइप की, या सैलेड बोल है। सैलेड बोल सलाद पात्र है, आपने सलाद की प्लेट ली, उसमें कुछ टमाटर हैं, कुछ खीरे हैं, कुछ प्याज हैं, अलग अलग हैं। प्याज नहीं है, प्याज महंगा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक प्याज के छोटे छोटे 3-4 टुकड़े हैं दिखाने के लिए, जैसे हीरे का नग होता है वैसे 3-4 प्याज रखे हुए हैं, ठीक है। अब इस प्लेट में खीरे से ये अपेक्षा नहीं कि टमाटर हो जाए, टमाटर से ये अपेक्षा नहीं कि प्याज हो जाए, और प्याज से ये अपेक्षा नहीं कि वो खीरा या टमाटर कुछ हो जाए। खीरा खीरा रहेगा, टमाटर टमाटर रहेगा, और प्याज प्याज रहेगा, और ऊपर से अगर गोभी आ गई तो गोभी गोभी रहेगी, पत्ता पत्ता रहेगा, जो है वही रहेगा। लेकिन ये सब एक प्लेट पे रहेंगे, ये सब मिलकर एक टोटलिटी पैदा करेंगे, एक समग्रता पैदा करेंगे, और मिलकर कहलाएंगे सलाद पात्र, न कि प्याज का पात्र, न कि खीरे का पात्र, न कि टमाटर का पात्र। ये जो वननेस है इसको बोलते हैं सैलेड बॉल कल्चर, और इसी को मोजाइक भी कहते हैं। मोजाइक समझते हैं आप लोग क्या होता है? आपने किसी किसी घर में जो फर्श देखा होगा, उस फर्श में देखा होगा कि जैसे मान लीजिए ये एक हिस्सा है फर्श का, हजारों छोटे छोटे पत्थर सीमेंट में भर के इकट्ठे मिला दिए जाते हैं। देखा है, टेढ़े मेढ़े, कोई ऐसे कोई ऐसा कोई ऐसा पत्थर बहुत सारे हैं। उन सब पत्थरों को मिलाया, मसाले में डाला, सबको मिलाया, बराबर किया, बाद में घिसाई कर दी। अब वो क्या हो रहा है, एक बेसिक रंग के ऊपर अलग अलग पत्थर अलग अलग कोणों में, कोई छोटा कोई बड़ा, दाएं बाएं ऐसे फैले हुए हैं। दो पत्थर मिलके एक नहीं होते, उनका वैविध्य है, कोई निश्चित डिजाइन नहीं है, वैविध्य ही डिजाइन है उनका। इसको बोलते हैं मोजाइक। या चटाई अगर देखी हो, रेशे वाली चटाई, बिखरे बिखरे रेशे वाली दरी देखी हो, वो सब मोजाइक के एग्जांपल्स हैं। और क्या देखा? क्या? स्विजनी, ये क्या होता है? चटाई को बोलते हैं स्विजनी, स्विजनी कहते हैं। अच्छा अच्छा, हो सकता है, कहते हैं इनकी बहुत सारी भाषाएं हैं ना, सब बिहार में बोलते हैं। मुझे लगा बिहार में चटाई को चटैया बोलते होंगे, चटैया बोलते हैं। हाँ, मैंने अनुमान किया कि चटैया बोलते होंगे। सही हो गया अनुमान, ठीक है। चलो तो लिख लो चटैया संस्कृति, ठीक है। अब आपके लिए याद रखने के लिए आसान है कि भारतीय संस्कृति कौन सी है, चटैया संस्कृति है। अब देखो, पाकिस्तान मोनोलिथिक कल्चर है, अमेरिका मेल्टिंग पॉट कल्चर है, और भारत सैलेड बॉल या मोजाइक कल्चर है। हम लोग सैलेड बॉल कल्चर को बोल देते हैं सामासिक संस्कृति, यानी कि कंपोजिट कल्चर। ये शब्द मैं यहां लिख देता हूं, कंपोजिट कल्चर या सामासिक संस्कृति। सामासिक, ये हमारा वर्जन है। अमेरिकी लोग ये नहीं मानते भारत के बारे में, इंग्लैंड के लोग नहीं मानते, हम मानते हैं अपने बारे में। अमेरिकी कहते हैं, हम कंपोजिट का मतलब ये हुआ कि विभिन्न संस्कृतियां अपने अपने तेवर के साथ रहें, मिलजुल के रहें, किसी पर यह बाध्यता ना हो कि तुमको हमारे जैसा होना है या हमको तुम्हारे जैसा होना है। इस माहौल में अगर संस्कृति है तो कंपोजिट कल्चर है।